कार्बन चैप्टर में हम पढ़ रहे थे इथेनॉल और इथेनॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इथेनॉल की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, फिजिकल भी और केमिकल भी। इथेनॉइक एसिड की फिजिकल सारी हो गई थी, केमिकल 2 हुई थी, केमिकल और कर रहे हैं। इसकी टोटल 4 है, ठीक है। अभी कितने की है? 2। ठीक है, स्टेरिफिकेशन, एक सेपोनिफिकेशन। अब थर्ड हेडिंग बना रहे हैं अपने पास, रिएक्शन विद अ बेस। ऐसे हेडिंग बना रहे हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद अ बेस। रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद अ बेस। Reaction of ethanoic acid with a base. Reaction of ethanoic acid with a base. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला एक साथ? CH3COOH। ये एक एसिड है। इस एसिड को मैं एक बेस जैसे कि NaOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। एक बेस एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट एंड ये हमने पढ़ा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये रिएक्शन हमने कई बार अच्छे से पढ़ी हुई है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जब कभी भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर एसिड कौन है? CH3COOH। बेस कौन है? NaOH। तो वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में क्या बनेगा? एक सॉल्ट। यहाँ पर देखो OH और एक H निकल जाता है, ध्यान देना जरा। OH और एक H निकल जाता है। OH और एक H मिलकर क्या बनेगा? OH और एक H मिलकर क्या बनाएगा? क्या क्या बचेगा? CH3CO और इधर से तो CH3COO। यशस्वी इसका नाम क्या था? CH3CONA का आरोही सोडियम इथॉक्साइड कल लिखवाया तो था सोडियम याद नहीं किया दोनों ने? सोडियम एसिटेट ऑल्सो नोन एज सोडियम इथेनॉइड। सोडियम एसिटेट also known as sodium ethanoid। देखो अपने पास when ethanoic acid reacts with a base, when ethanoic acid reacts with a base, it will form salt and water. It will form salt and water। और अपने पास की रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। ये है बच्चों सोडियम इथेनॉइड, एसिटेट और इथेनॉइड एक ही बात है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हो गई इथेनॉइक एसिड की, किसके साथ? बेस के साथ। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ी हुई, राइट। अब फोर्थ रिएक्शन लिख रहे हैं अपने पास, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देख रहे हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को और क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट्स। तो ये भी लिख लेना ब्रैकेट में ताकि याद रहे दोबारा से। कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के ब्रैकेट में आप भी लिख लेना, बाकी सब भी लिख लेना। बाइकार्बोनेट बोलते हैं इनको। ये भी हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये भी हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ी हुई है। जिसको याद है, जो रिवाइज करता है टाइम टू टाइम, उसको अच्छे से याद आएगा। देखना, ध्यान देना, जब कभी भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अच्छे से याद कर चुके हैं। सिर्फ पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से याद भी किया था। तो जो टाइम टू टाइम रिवाइज करता होगा उसे याद भी होंगी वो रिएक्शंस, ठीक है। तो बस यहाँ पर
एसिड कौन सा लेना है अभी हमें? CH3CO। कौन सा एसिड लेना है? ये हम पढ़ी इसके बारे में, क्या नाम है इस एसिड का? क्या नाम है? देखते हैं ना, सीखते हैं ना, अभी कॉपी करने की जल्दबाजी मत करना। इसको पहले मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता हूँ। मेटल कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, क्या नाम है, क्या है फॉर्मूला? Na2CO3। श्योर है इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। Na सोडियम होता है और CO3 कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनेट। तो जब मैं इन दोनों की रिएक्शन करा रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, वाटर साथ में बनेगा, और क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और यहाँ से H2O निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा? Na और CH3CO। CH3CO Na के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? CH3CONA। क्या बनाता है? एक साथ बोलो, CH3CONA। फिर से एक साथ बोलो, CH3CONA। यार इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट, also known as अपने पास लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। When ethanoic acid reacts with metal carbonate or metal bicarbonate, when ethanoic acid reacts with metal carbonate or metal bicarbonate, then it will form metal salt. Then it will form metal salt plus carbon dioxide plus water. जरा बोर्ड पर देखते रहना। एक तो हमने रिएक्शन देखी मेटल कार्बोनेट के साथ, एक देख लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। तो एसिड तो वही लेना है CH3COOH। इस बार मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaSCO3। SCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट। SCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट। तो प्रोडक्ट्स विल बी सेम, प्रोडक्ट सेम बनेंगे। एक तो CH3CONA बनेगा सॉल्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा साथ में? वाटर। बट ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस होंगी तब जाकर ये बिल्कुल सही बैठेंगी, ठीक है। और बैलेंसिंग सबको आती है। अब करो इसको एज इट इज कॉपी स्टार्टिंग। अब जरा बोर्ड पर देखेंगे। प्लीज क्लोज योर नोटबुक्स, क्लोज योर नोटबुक्स एवरीवन। समझने की कोशिश कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल अलग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है सोप। डिटर्जेंट्स भी पढ़ेंगे, अभी पहले सोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जरा ध्यान देंगे बोर्ड पर। CH3COOH कौन सा है ये? सब लोग बोला करो, क्या ये? अगर मैं इसका यहाँ से H हटा दूं और Na लगा दूं, क्या ये? क्या ये? सोडियम एसीटेट। बच्चों यहाँ पर हमें पता है कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर कार्बन 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 17-18 बार जुड़े है तो ये पूरा का पूरा जो एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक लंबी सी चेन बनेगी कार्बन की, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। और उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये CO
H वाला जो होता है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप होता है वो? लेकिन उसमें कौन जुड़ा हुआ है? Na। तो सोडियम जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ है? सोडियम। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। किसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है? जरा मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको यहाँ पर दिखाने की। देखो बच्चों, कुछ इस तरह से कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक लंबी सी चेन बनाकर, ध्यान देते रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। कार्बन 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 कार्बन, कई बार कार्बन जो जुड़ा हुआ है आपका ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक लॉन्ग चेन हो गई किसकी? कार्बन। क्लियर है? इसमें 17-18 कार्बन मान लेते हैं जुड़े हुए। अब जो बचा वो कौन सा बचा है? COOH आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन जुड़ा हुआ है? Na। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल होता है। क्या ये सोप का एक मॉलिक्यूल? ये किस किस को समझ आता है? ये जो बाकी की वैलेंसीज हैं कार्बन की, ये हाइड्रोजन पूरी करता है। ये तो हमें करनी आती है सबको कि हाइड्रोजन कैसे पूरी करता है ना? ये तो हमने सबने सीख रखा है, राइट। तो ये एक सोप का मॉलिक्यूल हो। सोप का क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल जिसमें एक लंबी सी चेन है किसकी? कार्बन की। और लास्ट में कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम के साथ। या तो सोडियम के साथ होता है या पोटेशियम के साथ होता है, दोनों चल जाता है। सोडियम भी चल जाएगा या फिर। अब फिर से अपनी नोटबुक खोलो जरा। और उसमें लिखो सोप हेडिंग बना लो। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पूरी हेडिंग बना लो। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बन गई हेडिंग। सोप्स एंड डिटर्जेंट में पहला पॉइंट लिख रहे हैं सोप के बारे में। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप, सारे एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ताकि पेपर में कुछ भी गड़बड़ ना हो आपकी। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम, या तो सोडियम आएगा या पोटेशियम। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain carboxylic acids, long chain carboxylic acids। ये लॉन्ग चेन होती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और लास्ट में कौन जुड़ा होता है? Na। कौन जुड़ा होता है बच्चों लास्ट में? या तो सोडियम या पोटेशियम, या तो सोडियम या पोटेशियम। ठीक, अपने पास इस स्ट्रक्चर को नोट कर दो। बस यहाँ पर Na जो वहाँ उन्होंने अलग से दे रखा है, आप वहाँ ना बनाकर इसके साथ ही बना लो। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन बनाने हैं सारे, कार्बन कार्बन कार्बन। अभी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन और ये COOH लास्ट में। पहले स्ट्रक्चर सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बनाना था, ये सब अभी नहीं लिखना था क्योंकि इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें दोनों को हाइड्रोफोबिक लिखा हुआ है, जबकि एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, फिलहाल आपने स्ट्रक्चर बना लिया इसका। तो एक तो कार्बन की लंबी सी चेन है, कितने कार्बन बना रहे हैं आप इसमें? है 70। और लास्ट में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बस इसमें H की जगह लास्ट में कौन है? Na की जगह और कौन आ सकता है? Na की जगह और क्या आ सकता है? ये किसने बना लिया है? इसको जरा थोड़ा और समझने की कोशिश करता हूँ। जब मुझे पता है कि कार्बन की इतनी लंबी चेन आने वाली है, देखो मैंने ये लिखा था आपके लिए, एक तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन 17 कार्बन की थी अभी आपके सामने। फिर लास्ट में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। बस उसमें H की जगह कौन आ रहा है? Na की जगह और कौन आ सकता है? पोटेशियम। अब जरा देखो बोर्ड पर, सब लोग फोकस करना है। जब मुझे पता है कि 17-18 कार्बन की लंबी सी चेन आने वाली है, तो मैं बार बार 17 बार कार्बन लिखूं। तो मैंने उसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये जिगजैग लाइंस हो गई, थोड़ी सी जिगजैग लाइंस को शो कर दिया।
कि ये जिगजैग लाइंस किसको शो कर रही हैं? लॉन्ग चेन ऑफ। भाई बार बार कार्बन नहीं लिख सकता मैं 17 बार, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए या किसी के लिए भी। तो इसलिए मैंने क्या करा, जिगजैग लाइंस की हेल्प से शो कर दिया उस कार्बन की लंबी सी चेन। तो ये तो हो गई लॉन्ग चेन, ठीक है, जो किसकी थी? कार्बन की थी। और बाद में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है CONA, कौन सा ग्रुप जुड़ा है? उसको मैंने इस तरह से शो कर दिया। ये आयनिक ग्रुप भी है। आयनिक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन हो गई कार्बन की, और ये हो गया उसका हेड CON। तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हैं, जो आपने अभी नोटबुक में बनाया है, ये बार बार बनाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना बनाकर अब हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सोप के मॉलिक्यूल को हमने छोटा सा एक डायग्राम की हेल्प से शो कर दिया, जिसमें हमने कुछ जिगजैग लाइंस बनाई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। और जो उसका हेड है वो उस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, उस ग्रुप को शो कर रहा है, जिसका नाम क्या है? CONA। Na की जगह और क्या आ सकता है? ये किस चीज़ को समझ आएगा? इसको बना लो अपने पास उस डायग्राम के नीचे। तो अब जो सोप का मॉलिक्यूल है उसको मैं इतना बड़ा ना बनाकर सिंपल सा बनाऊंगा। देखना जरा बोर्ड पर, सही बना रहा हूँ क्या? ये जिगजैग लाइंस और लास्ट में एक हेड, आयोनिक हेड, ठीक है। ये जिगजैग लाइन किसको शो करती है? लॉन्ग चेन को शो करती है। और ये आयोनिक हेड किसको शो करता है? CONA। ठीक। अब ये जो सोप मॉलिक्यूल के दो हिस्से हैं, एक तो उसकी टेल और एक उसका हेड। इसके जो ये दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट, अभी देखते हैं ना, सीखते हैं ना। जैसे कि ये वाला पार्ट, चेन वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक। क्या कहलाता है ये? हाइड्रोफोबिक। अभी सीखते हैं ना। फोबिया का मतलब पता है? बोल दो एक साथ। डर, फियर। कुछ कुछ बच्चों को हो जाता है ना फियर किसी भी चीज़ का, कुछ को मैथ्स का फियर हो जाता है, कुछ को साइंस का फियर हो जाता है, SST का फियर हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? फोबिया। कि इसको मैथ्स का फोबिया हो गया, या इसको साइंस का फोबिया हो गया, या इसको SST का फोबिया हो गया। फोबिया मतलब डर। और जो ये हाइड्रो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है वाटर। तो इसको किसका डर है? पानी का डर है। किसका डर है इसको? पानी का डर है, ठीक है। और जो ये आयोनिक वाला पार्ट है इसका, जो आयोनिक हेड है, ये इसका हाइड्रोफिलिक है। फिलिक का मतलब है यहाँ पर लव। देखो कितनी जल्दी कुछ बच्चों की आंखें खुल गई। एकदम गर्दन ऊपर करके देखिए। चलो प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करते हैं इसमें। जो आयनिक हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो वाटर लविंग है। कैसा है वो? तो इसको वाटर से प्यार है और इसको वाटर से डर, या इसको वाटर से डर यानी कि नफरत है, ठीक है। तो इस सोप मॉलिक्यूल के ध्यान देते रहना, आप सीखते रहना, क्योंकि इसी के ऊपर इसका क्लींजिंग एक्शन पड़ेंगे। ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है, इसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है। जो ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इसका। हाइड्रोफोबिक पार्ट होने का मतलब कि ये वाटर से हेट करता है, इसको वाटर का फियर है। वहीं जो इसका आयनिक हेड होता है CONA वाला, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी कि वो वाटर लविंग होता है, वो वाटर के साथ जुड़कर रह सकता है। ये वाटर के साथ जुड़ना नहीं चाहता, ये वाटर के साथ जुड़ना चाहता है। ये वाटर से नफरत करता है, वाटर फियर करता है, वाटर से फियर रखता है, और ये वाटर से लव करता है। ये किस किस को समझ आ रही है? क्लियर है? अब अगर ये वाटर से नफरत करता है तो किसी से तो प्यार करता होगा। ये होता है ऑयल सोल्यूबल। कैसा होता है ये? ये जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है ये ऑयल सोल्यूबल है। कैसा पार्ट है ये? भाई अगर ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से नफरत करता है, तो ये किससे ज्यादा मिल सकता है? ऑयल से। ऑयल से तो कोई नफरत नहीं है ना, ठीक है भाई। अगर मोदी से नफरत है तो राहुल गांधी से प्यार कर लो। तो यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे इस क्वेश्चन। वापस से अपने टॉपिक पर आओ, ध्यान दो। एक कार्बन की लॉन्ग चेन है,
और एक कार्बन की एक आयनिक वाला पार्ट है, ठीक है। जो चेन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से डरता है, वाटर का फियर है उसको, वाटर से नफरत करता है, वाटर से नफरत करता है इसलिए ऑयल सोल्यूबल है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, जो आयनिक वाला हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, वो वाटर से अटैच हो सकता है। ये किसी को समझ आ रही बात? अब दोबारा से पूरा फिर से बनाना, बोर्ड से देखते फिर कर लिया अपने पास। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर वो हाइड्रोफोबिक है, और जो आयनिक हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला पार्ट वाटर से नफरत करता है और ये वाला पार्ट वाटर से प्यार करता है। और अगर ये वाटर से नफरत करता है तो ये किसके साथ सोल्यूबल होगा? ऑयल के साथ सोल्यूबल होगा। ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड पर फुट समझेंगे, अभी नोट नहीं करना कुछ भी। आपके जितने भी क्लोथ्स होते हैं या कोई भी चीज़ जिस पर आपकी गंदगी जमी हुई है, उसमें ज़्यादातर जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं दे कंटेन ऑयल। क्या होता है उसमें? ऑयल या ग्रीस, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके कपड़ों पर लग जाती है या हैंड्स वगैरह पर लग जाती है। तो वो जो ऑयल वाली इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपके हाथों पर या कपड़ों पर लग गई हैं, अब आप उस पर सोप मॉलिक्यूल अप्लाई करें। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों, उसमें एक लंबी सी चेन होती है जिसको हम जिगजैग लाइन से शो करते हैं, और एक आयनिक हेड होता है। कुछ ऐसा सही स्ट्रक्चर होता है सोप के मॉलिक्यूल का। ऐसे एक मॉलिक्यूल होगा या बहुत सारे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें जो ये चेन वाला पार्ट होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और ये वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक, ऐसे एक मॉलिक्यूल होंगे या ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल? अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, फोबिया मतलब डर, तो ये पानी से डरता है, तो ये ऑयल सोल्यूबल होगा। किसके साथ सोल्यूबल होगा ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से लिख दी, हालांकि मैं पिछले पेज पर आपको बता चुका हूँ। फिलहाल समझने पर फोकस करेंगे। जब आप आपके कपड़ों पर लगी हुई डर्ट पर, ऑयल पर, ग्रीस पर सोप को अप्लाई करते हो, तो सोप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो आकर ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है, कुछ इस तरह से। ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है जो वाटर से डरता है, लेकिन किसके साथ जुड़ सकता है? ऑयल के साथ। और हेड वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है, अपोजिट साइड चला जाएगा, क्योंकि ये ऑयल से नहीं जुड़ता। इसको कौन चाहिए? वाटर। और इसको कौन चाहिए था? ये किस किस को समझ एक बार क्लियर हो रहा है? चलो, ऐसा एक मॉलिक्यूल होगा या कई सारे? ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल आया, वो भी उसका जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट था वो ऑयल से जुड़ गया और आयनिक हेड अलग हो गया, ठीक है, अलग के अलग हो गया कि भाई मुझे ऑयल से मतलब नहीं। एक और मॉलिक्यूल आया, उसका भी आपका कार्बन वाला पार्ट जुड़ गया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जुड़ गया, आयनिक वाला अलग हो गया। एक और मॉलिक्यूल आया, वो भी ऑयल से इससे चिपक गया और आयनिक वाला पार्ट उसका भी अलग है। एक और मॉलिक्यूल आया, इस ऑयल से चिपक गया और आयनिक वाला पार्ट अलग है, क्योंकि आयनिक वाला पार्ट ऑयल सोल्यूबल नहीं है, वो तो वाटर से लव करता है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है वो? ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल आया, वो भी इसके साथ अटैच हो गया। एक और मॉलिक्यूल आया, वो भी इसके साथ अटैच हो गया। इस तरह से सोप के मॉलिक्यूल्स ने ऑयल को चारों तरफ से पकड़ लिया, उसके ऊपर एक स्फेरिकल शेप में फॉर्म कर लिया उसको, ठीक है। ये जो स्फेरिकल शेप में इकट्ठे हो गए ना सोप मॉलिक्यूल्स, इस स्फेरिकल शेप को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं इसको? मिसल। ये मिसल फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप अपने कपड़ों पर सोप को रब करते हो तो सोप के मॉलिक्यूल्स आपके कपड़ों पर प्रेजेंट डर्ट में, ऑयल में या ग्रीस में जाकर इस तरह से चिपक जाते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट चिपकता है, कौन सा पार्ट अटैच होता है? जो हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरता है, वाटर से फियर रखता है। वाटर से फियर रखता है मतलब, वाटर से फियर रखना मतलब, और कौन सा पार्ट अलग रहता है? ये किस किस को समझ आ रहा है? और इस तरह से स्फेरिकल शेप में उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। जो ये बनता है मॉलिक्यूल, अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मिसल। जो ये एग्रीगेट बना, जो ये इकट्ठा हो गया, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? मिसल। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मिसल फॉर्मेशन। क्या सिखाया आपको? क्या सिखाया? जरा इसको नोट। अभी क्या ये ऑयल हट गया? ऑयल ड्रॉपलेट हट गया? अभी हटानी, अभी तो सिर्फ उससे जुड़ा है, उसको चारों तरफ से कवर कर लिया है और क्या बना है? मिसल।
अब जब आप सोप लगा लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारा पानी यूज करते हो, ठीक है, बहुत सारे वाटर से उसको अच्छे से वॉश करते हो। अब जो वाटर लविंग वाला पार्ट है वो तो ये है आयनिक वाला जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब पानी आगे आगे जाएगा, आप देखते रहना बोर्ड पर तभी समझ आएगा। अब पानी आगे आगे जाएगा, उसके साथ ये वाला पार्ट जुड़कर आगे की तरफ जाएगा। कौन कौन एग्री करता है इस पास? क्योंकि ये वाटर लविंग पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ ये वाला पार्ट जाएगा। तो ये वाला पार्ट पानी के साथ साथ जाएगा, ये वाला पार्ट भी पानी के साथ साथ जाएगा, ये भी पानी के साथ जाएगा, ये भी पानी के साथ जाएगा, ये भी और ये भी। जितने भी आयनिक एंड्स थे वो सब वाटर लविंग थे, हाइड्रोफिलिक थे। जैसे ही पानी आएगा पानी के साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। अब पानी के साथ साथ ये चल रहे हैं तो ये वाली चेन भी जाएगी साथ में, क्योंकि ये अटैच है। ये वाली चेन भी जाएगी तो इन चेन से क्या जुड़ा हुआ है, तो ये भी जाएगा साथ में, क्योंकि ये भी क्या है, अटैच। तो पानी जैसे आगे जाएगा ये ऑयल को खींच कर ले जाएगा। अब बताओ किसके समझ? पहले तो सोप के मॉलिक्यूल्स ने उस ऑयल को चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया, क्या बनाया, मिसल। क्या बनाया, मिसल बना लिया। अब जब आप उस पर पानी डालोगे, ऐसा थोड़ा ना बस सोप लगा के छोड़ दिया, उस पर क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। जब आप उसको वाटर से रिंस करेंगे बच्चों, तो वाटर के साथ साथ ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक एंड है, ये भी आगे की तरफ जाएगा। उसके पीछे पीछे ये चेन वाला पार्ट भी आएगा और उसके साथ ये ऑयल का और डर्ट का पार्टिकल भी निकल जाएगा। इस तरह से आपका सोप आपके कपड़ों को क्लीन करता है। तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। एनसीईआरटी से लिखवा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिखवा रहा हूँ, ताकि याद भी रहे और सही भी रहे, ठीक है। लिखो अपने पास पहला पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप, द आयोनिक एंड ऑफ द सोप dissolves in water. The ionic end of the soap dissolves in water. जो ionic end है वो किस में dissolve होता है, water में, ठीक है। While the carbon chain dissolves in oil. जो कार्बन चेन है वो किस में डिजोल्व होती है बच्चों, ऑयल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, द सोप मॉलिक्यूल्स forms the structure called micelles around dirt or grease particles, ठीक है। तो ये ग्रीस और डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, मिसल बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इन मिसल one end of the molecule is towards the oil droplet. In micelle, one end of the molecule is towards the oil droplet, while the ionic end faces outside. ठीक। तो ऑयल में तो ये चेन घुस जाएगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी, और जो आयनिक वाला पार्ट है वो आउटसाइड रहता है, बाहर की तरफ रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, द सोप मिसल thus helps in dissolving the dirt in water, and we can wash our clothes clean. तो ये मिसल पानी के साथ ऑयल ड्रॉपलेट को
डर्ट पार्टिकल को, ग्रीस पार्टिकल को खींच कर ले जाएगी और हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे। इस तरह से क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। बताओ किस किस को समझ आएगा? क्लियर हो रहा है सबको? देखो जहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो रहा है वहाँ पर एक येलो बॉक्स में ये मिसल फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें वही सब बता रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। एक बार इसे खुद से पढ़कर देखो सभी बच्चे, मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये सारा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है जो येलो बॉक्स में दिया। और मेन चीज़ थोड़ी सी समझते हैं। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में लास्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी हार्ड वाटर के तौर पर। याद है किसी को? किस किस को याद है? अच्छा नाम किस किस को याद है? पूछूंगा नहीं। हार्ड वाटर मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जब वॉशिंग सोडा पढ़ाया था तब बताया था कि वॉशिंग सोडा हेल्प करता है परमानेंट रिमूव करने के लिए किसको? हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास जो पानी आता है उसमें ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जो हमारे पास नॉर्मली वाटर हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें किसके आयंस होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी बच्चे इधर ध्यान दो मित्र। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पहले से होते हैं, लेकिन जब वो आयंस का अमाउंट बढ़ जाए किसी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस का अमाउंट बढ़ जाए तो हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या होता है उसको? ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ आ रही है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं पानी में पहले से, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए किसी वजह से तो हम उस वाटर को क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। अगर वो कम है तो सॉफ्ट वाटर, ज़्यादा है तो हार्ड वाटर। ये किस किस को क्लियर? ठीक है। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वैसे हमें डायरेक्टली नुकसान तो नहीं पहुंचाते, बट ये हमारे सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है ना, ये एकदम से उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सोप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ये एक नया सब्सटेंस जिसको बोलते हैं स्कम। क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में घुलता नहीं। कैसा सब्सटेंस है ये? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में जल्दी से घुलता नहीं, जिसकी वजह से आपका सोप वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सोच समझ के बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहाते हैं। ऊंचा सा हाथ उठा ले भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? सोप का यूज करते हैं नहाते हुए कभी कभी? डेली या कभी कभी? कभी ऐसा महसूस किया हो किसी बच्चे ने, रेज हैंड करके रखो, किसी बच्चे ने कभी ऐसा महसूस किया हो कि सोप में वो बात नहीं आ रही जो रोज आती है? ऐसा किस किस के साथ हुआ है? काफी जितने झाग रोज बनते हैं उतने नहीं बन पा रहे आज। हुआ ऐसा? चलो शांत हो। तो ऐसा कब होता है? जब आपके घर पर हार्ड वाटर ज्यादा आ रहा है ना, ध्यान देना, फोकस करना। जब आपके घर पर कैसा वाटर आ रहा है? हार्ड वाटर, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज्यादा आ रहे हैं, तो इन डेट केस जो सोप का मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? स्कम। तो जो उसका क्लींजिंग एक्शन था वो कम हो रहा है, क्योंकि वो झाग बनाना चाहिए साफ करने के लिए, तो वो झाग ना बनाकर क्या बना रहा है? स्कम, जो कि कैसा सब्सटेंस है एक, और जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसलिए हम सोप्स की बजाय डिटर्जेंट्स पर या वॉशिंग सोडा पर शिफ्ट हो गए। जब भी हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में तो हम सोप का कम यूज़ करके किसका यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं? वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट्स का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स के साथ ये दिक्कत नहीं है। वहाँ पर वाटर चाहे सॉफ्ट है या वाटर हार्ड है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्ट नहीं करते हार्ड वाटर के साथ, और इसलिए उनके क्लिनजिंग एक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए सोप का क्लिनजिंग एक्शन कम हो रहा है, उसका क्लिनजिंग एक्शन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है क्या? स्कम। ये किस किस को समझ आ रहा है? लिखो, इंपॉर्टेंट नोट डाल लिखो। when calcium and magnesium salts are present in high amount, when calcium and magnesium salts are present in high amount in water, then it causes hardness of water. Then it causes hardness of water. फुल स्टॉप लगा कर लिख रहे हैं। The reaction of soap with these calcium and magnesium salts
the reaction of soap with these calcium and magnesium salts form an insoluble substance called scum and hence cleansing action of soap decreases and some amount of soap gets wasted ठीक है। क्लींजिंग एक्शन कम हो जाता है और इसलिए सोप वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब झाग नहीं बनते तो हमें सोप को ज़्यादा घिसना पड़ता है, ज़्यादा रब करना पड़ता है, वो फिर से स्कम बनाता है, तो उसका क्लींजिंग एक्शन कम हो रहा है और सोप क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में स्टार डाल कर लिख रहे हैं, दिस प्रॉब्लम is overcome by using detergents as cleansing agents. This problem is overcome by using detergents as cleansing agents. इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं, एनसीईआरटी पर, लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पर देखो, बिल्कुल लास्ट में फिफ्थ लाइन, डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका क्या मतलब है कि डिटर्जेंट्स में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ही चेन्स होती है, बट उसमें लास्ट में सोडियम और पोटेशियम ना जुड़कर कौन जुड़ा होता है, अमोनियम या फिर सल्फोनेट। चेंज हो गया ना, लास्ट में सोप में क्या जुड़ा हुआ था, Na या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम। तो अब यहाँ सोडियम और पोटेशियम नहीं जुड़ा, यहाँ पर कौन जुड़ा है, या तो आपके पास जुड़ा है अमोनियम या कौन जुड़ा है, सल्फोनेट। ठीक है, तो एक चेंज हो गया। फिर इस चेन से क्या फर्क पड़ा, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। इनके जो ये चार्ज वाले पार्ट हैं, अमोनियम या सल्फोनेट, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इन्हें हार्ड वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, thus they remain effective in hard water। तो अब आपके घर में चाहे पानी सॉफ्ट आ रहा है, चाहे आपके घर में हार्ड वाटर आ रहा है, डिटर्जेंट्स के क्लिनजिंग एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस किस को समझ आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक। फिर डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। डिटर्जेंट्स का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, शैम्पूज और ऐसे प्रोडक्ट जिनसे हम क्या करते हैं, क्लोथ्स क्लीन करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, किसी को पता है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं, सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप यूज़ करेंगे, सोप बहकर नदियों में जाएंगे, खुद से ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट्स भी बहकर नदियों में जाएंगे लेकिन वो खुद से ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सोप्स इको फ्रेंडली हैं, डिटर्जेंट्स इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन सोप्स हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोप का क्लिनजिंग एक्शन कम हो जाता है हार्ड वाटर की वजह से, डिटर्जेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस किस को समझ आ रही है सारी बात। तो अपने पास हेडिंग बनाओ डिटर्जेंट्स, और जो मैंने अभी आपके सामने पॉइंट्स पढ़े हैं उन सब पॉइंट्स को कॉपी कर लो 1 2 3 4 डालकर, एज इट इज एनसीईआरटी।